सो हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी की सभी लास्ट में जो हमने किया था लास्ट क्लास में सब रिवाइज कर आए हैं अच्छे से। एक बार हम भी इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे आज के टॉपिक्स की तरफ परस्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। नेटवर्क आर्किटेक्चर में हमने देखा था आर्किटेक्चर की डिफाइन क्या होती है। आर्किटेक्चर की डिफाइन क्या लिखी हुई थी कि कोई भी आपका जो ग्रुप्स है एक ड्राइंग बता रखी थी, डिज़ाइन बता रखा था कि सिस्टम को डेवलप किस तरीके से किया जा सकता था। जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरीके के आर्किटेक्चर्स गिवन थे। एक दे रखा था हमें 1 टीयर, एक था 2 टीयर, एक था 3 टीयर। 1 टीयर कौन से वाला था जो हमने सामने स्क्रीन पे शो कर रहे हैं? हमने कौन सा वाला पढ़ा था? ये 1 टीयर आर्किटेक्चर, जहाँ पे प्रेजेंटेशन मतलब यूजर इंटरफेस, डिस्प्ले, प्रोसेसिंग और डेटाबेस सब कुछ आपका एक ही डिवाइस पे परफॉर्म हो रहा था। तो उसको हमने क्या कहा था? आपका 1 टीयर या फिर सिंगल टीयर आर्किटेक्चर। जब सारा का सारा काम एक ही सिंगल सिस्टम पे हो रहा है तो उसे हम क्या कहते थे? 1 टीयर आर्किटेक्चर। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया था? आपका 2 टीयर आर्किटेक्चर। 2 टीयर आर्किटेक्चर वाज अ क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे एक आपका क्लाइंट होता है, जहाँ उसी क्लाइंट को हम यूज़र भी बोलते थे और सारा प्रेजेंटेशन का काम कहाँ हो रहा था? क्लाइंट पर ही परफॉर्म हो रहा था। फिर दूसरे पॉइंट पे कौन सा आया था? आपका सर्वर आया था, जहाँ पे हम लोग क्लाइंट क्या कर रहा था? रिक्वेस्ट भेज रहा था सर्वर को, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था XYZ को, और सर्वर क्या कर रहा था? आपका उस डेटा को रिस्पॉन्ड करवा रहा था। यही था क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। जहाँ पे हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे। एडवांटेज में क्या लिखा हुआ था? आपका पहला पॉइंट, ये आपका इजी टू यूज एंड इजी टू मेंटेन है, परफॉर्मेंस हाई है क्योंकि डेटाबेस और प्रोसेसिंग फिजिकली क्लोज थी एक दूसरे के साथ में, और प्रोसेसिंग कुछ केसेस में डिवाइड हो रही थी क्लाइंट और सर्वर के बीच में। वो केसेस कौन से थे आपके? जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलना। फिर हमने इसके डिसएडवांटेज किए थे वो दो डिसएडवांटेज कौन से थे? एक था अगर नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होती जाएगी। एक अगला पॉइंट हमने कहा था DBMS की लैंग्वेज को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी की चॉइस पे रिस्ट्रिक्शन थी। फिर हमने कौन सा कहा था? 3 टीयर आर्किटेक्चर। व्हाट वाज 3 टीयर आर्किटेक्चर? 3 टीयर आर्किटेक्चर था जहाँ पे हमारे तीनों के तीनों काम, प्रेजेंटेशन का काम, प्रोसेसिंग का काम, डेटाबेस का काम, ये तीनों के तीनों ही काम कहाँ हो रहे थे? अलग अलग मॉड्यूल से परफॉर्म हो रहे थे। जहाँ पे प्रेजेंटेशन टीयर से ये क्या करता था? डेटा प्रेजेंटेशन टीयर क्या करवा रहा था? डेटा को डिस्प्ले करवा रहा था, और बाकी टीयर्स को डेटा प्रोवाइड करवा रहा था फॉर कम्युनिकेशन। प्रोसेसिंग टीयर डेटा को रिसीव कर रहा था, पुल कर रहा था डेटा, और डिटेल प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहा था। डेटाबेस को हमें क्या बोला था? हाउसेज ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या हो रहा था? स्टोर हो रहा था। यहाँ पे डेटा आपका इंडिपेंडेंट तरीके से स्टोर हो रहा था फ्रॉम दी प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग कहीं और परफॉर्म हो रही थी और ये कहीं और हो रहा था। फिर हमने देखे थे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। पहले डिसएडवांटेज किया था। डिसएडवांटेज में क्या पॉइंट्स लिखे थे? डिसएडवांटेज में क्लियरली लिखा हुआ था कि इसकी वजह से क्रिएट हो गई है 3 चीज़ों की नीड, है ना। एक तो पहला पॉइंट लिखा था कि ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज होने की वजह से। फिर ट्रैफिक को मेंटेन करना पड़ रहा था, तो उसको हमने क्या कहा था? लोड को क्या करना पड़ रहा है? बैलेंस। और किसी भी तरीके का फॉल्ट इसके अंदर ना आ जाए उसे हमने क्या करना पड़ रहा था? टॉलरेट करना पड़ रहा था। एक तो ये डिसएडवांटेज लिखा था। दूसरा कौन सा लिखा हुआ था डिसएडवांटेज इसके अंदर? दूसरा डिसएडवांटेज इसके अंदर लिखा हुआ था कि इसके जितने भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, टूल्स का मतलब कल भी बताया था, कंपोनेंट्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हो रखे थे। फिर एक थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर दे रखा था वो क्या था? इन टूल्स को मेंटेन करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्लियर है? यही डिसएडवांटेजेस किए थे। फिर हमने इसके 3 एडवांटेज भी किए थे। एक एडवांटेज क्या लिखा हुआ था? क्लियर सेग्रीगेशन है तीनों के बीच में, तो नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड हमने कौन सा किया था? कि लोड को बैलेंस करना पॉसिबल हो पा रहा है। और थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा था इसके अंदर? कि इफेक्टिव मैनेजमेंट में चेंजेस आपके आ सकते थे। तो आज की क्लास देखते हैं जो हमें स्टार्ट करना है। हमने इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स को देखा था। वो एक चार्ट देखा था हम लोगों ने ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स का। ट्रू। आज की क्लास देखो, हमारा पेज नंबर है 4.24। क्या है आज की क्लास में? पेज नंबर 4.24 हमारा पेज नंबर है। और आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? बिल्कुल, हम लोगों का लेक्चर नंबर है आज लेक्चर नंबर 7। तो कौन सा लेक्चर है आज हमारा?
आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। पेज नंबर 2.24। ओके क्लास, तो अब देखिए क्लास, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर एम कॉमर्स। कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं हम? एम कॉमर्स। हमने ना एक टॉपिक पहले भी किया था। वो टॉपिक कौन सा किया था हमने? ई कॉमर्स किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। रिमेंबर क्या था? ई कॉमर्स, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कैसे हो रहा था? इलेक्ट्रॉनिकली। तो जहाँ पे सारा का सारा कॉमर्स का काम कैसे हो रहा था? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था। एक पॉइंट ये लिखा था। दूसरा पॉइंट कौन सा देखा था हमने? किसकी यूज से हो रहा था? विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किसकी यूज से हुआ था वो सारा का सारा काम? आपका टेक्नोलॉजी के यूज से हुआ था। जिसने क्या किया था? बिल्कुल सही, एनहेंस किया था प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को। किसी भी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग को इसने क्या किया था? एनहेंस किया था। क्लियर है? अब आया था हमारा टॉपिक एम कॉमर्स। हमारे चैप्टर का नाम था ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ई कॉमर्स हमने सफिशिएंट पढ़ा है अभी, इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एम कॉमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो एम कॉमर्स क्या है। एम कॉमर्स में भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली। बट ये एम किसके लिए स्टैंड कर रहा है? मोबाइल। व्हाट इज मोबाइल? मोबाइल फोन्स जो हम रोज हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो एम कॉमर्स का मतलब तो हो गया कि मोबाइल फोन से सेल एंड परचेज करना। क्लास, मोबाइल वर्ड का एक मतलब और भी तो होता है। मतलब ना मोबाइल वैन है, मोबाइल एम्बुलेंस, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल एटीएम्स, इनका मतलब होता है मूवेबल। क्या होता है इसका? मूवेबल। या फिर अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसका मतलब है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है। अब जब आप शॉपिंग का काम किसके थ्रू कर रहे हो? पोर्टेबल डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हो। काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी है, पर यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी है? पोर्टेबल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब इन्होंने ई कॉमर्स को सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप की नज़र से देखा है। किसकी नज़र से देखा है ई कॉमर्स को इन लोगों ने? ई कॉमर्स को सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप की नज़र से देखा है। और एम कॉमर्स को किसकी नज़र से देखा है इन्होंने? पोर्टेबल या मूवेबल डिवाइसेस की नज़र से। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इस पे आ जाएगा लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, नोटपैड्स, और जितने भी आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म है इसका HHD। जितने भी आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। व्हाट इज हैंड हेल्ड डिवाइसेस? जैसे हाथों में लेकर घूमा जा सकता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। क्लियर है? तो लेक्चर नंबर 7 में हमने अभी क्या पढ़ा है? आपका एम कॉमर्स के बारे में। और वो एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स इज ऑल्सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली। पर किसकी मदद से हो रहा है ये काम आपका? ये काम हमारा हो रहा है पोर्टेबल डिवाइसेस की मदद से। किसकी मदद से हो रहा है क्लास? ये काम हमारा पोर्टेबल डिवाइसेस की मदद से हो रहा है। जहाँ पर ये पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, नोटपैड, हैंड हेल्ड डिवाइसेस यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा एक बात का ध्यान देना, देखो इंटरनेट ई कॉमर्स में भी यूज़ हो रहा था, इंटरनेट यहाँ पर भी यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेट यूज़ होने वाला है वो भी कौन से नेचर का होगा? पोर्टेबल। बिल्कुल सही। अगर आप लैपटॉप कहीं लेके जा रहे हो तो वो बड़ा मॉडर्न वाला डब्बा तो हर जगह लेकर नहीं जा सकते ना, या तो डोंगल लेकर जाओगे या फ़ोन से हॉटस्पॉट प्रोवाइड करवाओगे। तो आपका इंटरनेट भी कौन सा है? पोर्टेबल, जिसको आपको नो नीड टू प्लग इन है, कहीं पे प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया डिफरेंस दोनों के बीच में? ई कॉमर्स को बुक में सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप की नज़र से लिखा हुआ है, और एम कॉमर्स का मतलब है, एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल, और मोबाइल का मतलब है आपका मूवेबल या पोर्टेबल डिवाइसेस। एक बार बुक में देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल का मतलब हमने क्या बोला है?
मूवेबल, जहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली ही है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉनिकली, वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस। कौन से डिवाइस के थ्रू, वायरलेस। वायरलेस मतलब ये पोर्टेबल, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, जैसे कि सेलुलर फोन्स, पीडीएस के अंदर आपके सारे आ जाते हैं, लैपटॉप्स वगैरह सब आ जाते हैं। इसने क्या किया है, हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट को विदाउट द नीड टू प्लग इन। आप इंटरनेट ही यूज कर रहे हो जहाँ पे इंटरनेट को आपको प्लग इन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या क्या बात बोली, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका बाइंग एंड सेलिंग ही हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली तो है, पर कौन सा है ये, वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस। किसके थ्रू हुआ है, वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस। और कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिसको मुझे क्या नहीं है, नीड नॉट टू प्लग इन। बिल्कुल, तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे इस डिफाइन के अंदर। पहला पॉइंट क्या लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग ही हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन कैसे हो रहा है आपका ये, वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। इंटरनेट जो यूज हो रहा है उसको आपको प्लग इन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज मूवेबल मतलब पोर्टेबल। किसी भी चीज को प्लग में कनेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये वाली बात। तो एम कॉमर्स का मतलब समझ में आया क्या होता है। एम कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हैं, जहाँ पे सेलुलर फोन्स या पीडीएस आपके आ जाते हैं। इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं उसको प्लग इन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो क्लास, इस बात को आगे कैसे समझाइए, तरीका वही है जो हम पीछे कर रहे थे, बस यहाँ पे डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर दिखाने की जगह हाथ में क्या दे रखा है, स्मार्टफोन या सेलुलर फोन दे रखा है। पहले डायग्राम्स में यहाँ पे पर्सन के पास में डेस्कटॉप होता था। अगर हम इस बात को याद करने के लिए ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हम अगर हम पिछले जो पेजेस में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या शो कर रखा था पर्सन के हाथ में, ये देखो क्या शो हो रखा था यहाँ पे इसके हाथ में, यहाँ पे शो हो रखा था डेस्कटॉप, है ना। और अब अगर हम नीचे की तरफ जाके देखें इसके अंदर, तो फिर यहाँ क्या शो हो रखा है इसके हाथ में, फोन। तो यहाँ पे ये पोर्टेबल के हिसाब से है डायग्राम, और वहाँ पे वो मूवेबल के हिसाब से था। डायग्राम बिल्कुल वही बात बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज करिए, यूजर के हाथ में क्या दे दिया है, फोन दे दिया है। वही वाला पॉइंट है सारा इसमें भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, वो क्या है, मोबाइल, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट। पीछे जब आपने क्लाइंट वाला पॉइंट पढ़ा था उसमें मोबाइल वेब ब्राउजर नहीं था, उसमें डायरेक्टली वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट लिखा हुआ था। एक बार देखते हैं पीछे जाकर भी, जहाँ पे पॉइंट हमने देखा था, क्या लिखे यहाँ पे सीधा, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट, और वहाँ पे इसकी जगह एक और वर्ड ऐड कर दिया, वो वर्ड कौन सा था आपका, मोबाइल, क्योंकि वहाँ पे काम कैसे हो रहा था, पोर्टेबल तरीके से हो रहा है। बाकी पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका कैसे लिखा हुआ है, कंप्लीटली सेम लिखा हुआ है। क्लियर है क्लास ये बात। अब देखते हैं आगे टॉपिक इसमें क्या लिख के दिया हुआ है। ये टेबल बिल्कुल वही है, बस एक ही चीज में चेंज आया है। अब देखो क्लास, एक वर्कफ्लो डायग्राम दे रखा है आपका, किस चीज से रिलेटेड दे रखा है वर्कफ्लो डायग्राम आपका, ई कॉमर्स से रिलेटेड। मई 2019 के अंदर, इसमें आपका सॉरी मई 2018 में, नॉट 19, मई 2018 जब फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस का पेपर हुआ था, तो 8 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द वर्कफ्लो डायग्राम ऑफ ई कॉमर्स। क्या क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द वर्कफ्लो डायग्राम ऑफ ई कॉमर्स। अब देखो, अगर आप इसको एक्सप्लेन करो तो नॉर्मल है, पर्सन ने क्या किया, या तो ऑनलाइन या फ़ोन के थ्रू ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद पेमेंट करी, वेयर हाउस से गया, शिपमेंट हुआ और सामान उसके पास आ गया। आगे भी प्रोसेस वही लिखा है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कस्टमर लॉगिन,
हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कुछ भी है आपका, उसमें आप लॉग इन करोगे सबसे पहले और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे। करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने ई कॉमर्स में दो तरीके हो गए, या तो आप ई कॉमर्स से करोगे या फिर अपने फ़ोन के थ्रू कर सकते हो। फ्यू ई कॉमर्स मर्चेंट अलाउ सेम ट्रांजेक्शन टू बी डन थ्रू फोन, इसके थ्रू कर सकते हो, फ़ोन में एप्लीकेशंस बनी हुई है उनके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, पर इंफॉर्मेशन तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही ट्रांसफ़र होगी। फिर आप कस्टमर क्या करोगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे, पेमेंट ऑर्डर प्लेस करोगे, वही वाले पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। पेमेंट गेटवे से पेमेंट करोगे, पेमेंट करना तो ऑप्शन आता है, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो या फिर अदर मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। जब आप अदर मेथड्स को यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर हमने क्या लिखा था, आपका इंस्टेंट पेमेंट होगा, कैश ऑन डिलीवरी है तो आपका मर्चेंट आपके ऊपर ध्यान रखेगा। जब आपके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, डिस्पैच हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो दो दो अलग अलग तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट एंड्स के साथ आ सकता है। डिस्पैच या तो मर्चेंट अपने वेयर हाउस से करवाते हैं या फिर डिस्पैच किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाएगा। ये पूरा वही प्रोसेस लिखा हुआ है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। हम डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं और लास्ट में सीओडी होने के बाद में हम सीओडी को भी ट्रैक यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी, पर देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन जहाँ पे पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के बारे में बताना था, जो हम पहले भी क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स के अंदर आया था। इसका मतलब तो यही है, अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़कर जाओगे ना तो आप मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बट ध्यान रखना लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज हमें ICAI की स्टडी मटेरियल पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर फोकस नहीं किया तो मार्क्स के डिडक्ट होने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कौन से पेज पे आ चुके हैं, पेज नंबर 4.27 पे। हम लोग आज के क्लास में टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू ई कॉमर्स। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में सिर्फ एक ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आपका, वो डिफरेंस ये है कि एम कॉमर्स में मूवेबल डिवाइसेस यूज हो रहे थे और ई कॉमर्स में क्या यूज हो रहा था आपका, बिल्कुल डेस्कटॉप यूज हो रहे थे। तो रिस्क और कंट्रोल्स ये दोनों तो दोनों के केस में ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो रिस्क एंड कंट्रोल्स को डिस्कस करते हैं। क्लास में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बता, रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है खतरा। क्या होता है रिस्क, खतरा। और रिस्क हमेशा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। मान के चलो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी, मैंने आईफोन ऑर्डर किया, गलती से सोप आ गया, या आईफोन ऑर्डर किया, आईफोन ही आया, तो खतरा हमेशा है, जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा है, रिस्क है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस की। क्या होता है रिस्क, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस कि आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो रिस्क क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब चांसेस है। अब देखो ये दो टाइप से होगा, या तो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर सामने वालों ने आपके फोन की जगह पे क्या रख दिया, सोप रख दिया। क्लियर। दूसरा रिस्क किस टाइप का है, गलती से किसी और का पार्सल आपके पास आ गया। तो यहाँ पे रिजल्ट भी दो वजह से, या तो इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल रिस्क, दो तरीके से आपका परफॉर्म हो सकता है। क्लियर। तो अभी तक में हमने क्या बोला, रिस्क क्या है, रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। MCQ के लिए ध्यान में रखना है, रिस्क क्या होता है, रिस्क आपका होता है पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस, जो किसकी वजह से हो रहा है, या तो इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल एक्शंस की वजह से परफॉर्म हो सकता है। क्लियर। रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इसकी वजह से इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। अब इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, देखो आपको ही पता है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते ही होते हैं। जहाँ पर इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया वहाँ फ्रॉड के चांसेस और रिस्क के चांसेस हाई हो जाते हैं। पर ऐसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है, जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के थ्रू रिस्क है वो सबसे ज्यादा रिस्क है इंटरनेट पर। मतलब इंटरनेट पे मानो किसी ने किसी की फेक आईडी बना दी, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल होता ही होता है, लेकिन सबसे हाई केस पे रिस्क कौन से वाला बोला है इन्होंने, सबसे ज्यादा रिस्क आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की वजह से होने वाला रिस्क ही है एज कंपेयर टू जनरल इंटरनेट एक्टिविटीज। तो हमने तीन बातें बोली है इसके अंदर। पहली बात, रिस्क क्या होता है आपका,
पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। क्या है रिस्क आपका? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। सेकेंड पॉइंट है किस वजह से हो सकता है? इट कैन बी इंटेंशनल और इट कैन बी नॉन या अनइंटेंशनल। इंटेंशनल भी हो सकता है या अनइंटेंशनल भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, आपके ई कॉमर्स के अंदर रिस्क के चांसेस हाई होंगे एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी आ जाती हैं, कौन कौन से टाइप के रिस्क में आ जाते हैं। तो रिस्क के डिफाइन के लिए, रिस्क आपका क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। किसकी वजह से हो सकता है? इट कुड बी ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मेथड्स। अब देखो हमारे पास ना बहुत सारे पॉइंट्स ना बच्चों बुक में ना सेम टाइप में लिखे हैं। किस टाइप में लिखे हैं? बहुत सारे पॉइंट सेम सेम से। तो जो पहले सेम वाले पॉइंट्स हैं हम एक साथ उन्हें रीड करेंगे, फिर हम बाकी बैलेंस वाले पॉइंट्स को रीड करेंगे। पहला पॉइंट लिखा है प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी का इशू। किसका पॉइंट लिखा है पहला? प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। व्हाट इज प्रिवेसी? कभी कभी मानो क्या होता है, आपने अपना पर्सनल डेटा डाला उसके अंदर, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल दी, मैं हर बार शॉपिंग कर क्रेडिट कार्ड ही यूज कर रही थी, मैं डिटेल्स डाल दी उसकी, सीवीवी कोड हर बार मांगेगा वो मुझसे, वो मैं एंटर करूंगी, ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दूंगी। अब अगर ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ से कोई पर्सन हैक कर ले, मतलब चोरी करके ले जाएगा, तो मेरी प्राइवेसी का तो सत्यानाश हो गया। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर पॉइंट है पहला। देयर आर ऑफन इश्यूज, किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड डेटा एक्सेस एंड नॉलेज होती है। लोगों को आइडिया ही नहीं चीज़ों को कैसे यूज ढंग से कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो ये पॉइंट जो लिखा है, ये पॉइंट कंप्लीटली इससे रिलेटेड पॉइंट लिखा है, सिक्योरिटी एंड कार्ड इश्यूज, क्रेडिट कार्ड इश्यूज। यहाँ पे क्या लिखा है? चांसेस हैं किस चीज़ के? बहुत ही ज़्यादा, कि आपके क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के डेटा के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे क्या हो गए हैं, चांसेस है कि आपका डेटा थेफ्ट होकर ना चला जाए। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी ऑलमोस्ट उसके जैसा ही लिखा है। तो पहला पॉइंट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी वही बात कर रहा था कि किस चीज़ के चांसेस है, सिक्योरिटी के चांसेस है, प्राइवेसी को लेके, इनको लेके बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा भी आपका इजिली थेफ्ट हो सकता है। अब देखो क्लास, इससे रिलेटेड ना एक दो प्रॉब्लम्स और लिखी हुई है। वो क्या लिखा हुआ है? एक और इशू आपका, डेटा लॉस और थेफ्ट ऑफ और डुप्लीकेशन। डेटा लॉस मतलब किसी ने डेटा चोरी कर लिया, थेफ्ट मतलब भी वही है, डुप्लीकेशन मतलब सेम डेटा आपका कॉपी करके चला गया। डेटा जब आप इंटरनेट पे लिखते हो तो वो लॉस्ट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। टेम्पर्ड का मतलब होता है मैनिपुलेट। क्या होता है टेम्पर्ड का मतलब? मैनिपुलेट। वैसे इसको बोलते हैं डेटा के साथ छेड़खानी करना। किसी ने डेटा चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। क्या होता है चेंज करना? डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? तो हमने कितने पॉइंट देखे? एक जैसे 3 पॉइंट। पहला सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिर कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर डेटा का लॉस होना, डेटा का क्या होना? थेफ्ट होना। और देखो पॉइंट्स इसके अंदर आपका एक और सेम लिखा हुआ है, अटैक फ्रॉम हैकर्स। क्या पॉइंट लिखा है ये आपका? अटैक फ्रॉम हैकर्स। वेब सर्वर के अंदर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर वनरेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वनरेबल? सोचो। वीक। देखो जहां पर बिना हैकर का नाम आएगा ना, इस चैप्टर के लिए गांठ बांध लो इस बात का, जहां पर भी हैकर का नाम आएगा वहां वनरेबल जरूर होगा। व्हाट इज वनरेबल? मैंने क्या कहा था अभी? वीक। हैकर और वनरेबल के बीच का क्या रिश्ता है? देखो, हैकिंग करना तभी पॉसिबल है अगर जिस सिस्टम में तुम हैक कर रहे हो वो सिस्टम वीक है, या सिस्टम में कोई कमियां या लूप होल्स हैं। हम बोलते हैं टैक्स की चोरी तभी हो सकती है जब टैक्स के अंदर या टैक्स के प्रोविजंस के अंदर लूप होल्स होते हैं। सेम तरीके से हैकिंग भी तभी हो सकती है जब आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है। क्या है? सिस्टम या सॉफ्टवेयर आपका बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है। आपकी हैकिंग भी तभी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है ये बात? तो फिर हमने इसमें यही चीज़ बोली। अटैक फ्रॉम हैकर्स में क्या लिखा है? वेब सर्वर्स भी आपका अटैक कर सकते हैं इजीली।
सॉरी वेब सर्वर पर भी अटैक हो सकता है इजीली, अगर वो क्या है, वनरेबल है। वेब सर्वर जो यूज किए जाते हैं मे बी वनरेबल टू दी हैकर्स, मतलब इजी टू अटैक यहाँ पे हो सकता है। फिर एक प्रॉब्लम, बस हमें वो हैकिंग से रिलेटेड कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, 4 पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे हमारा। एक पॉइंट हमने कौन सा बोला, अटैक फ्रॉम दी हैकर्स। एक हमने क्या बोला, डेटा का लॉस हो सकता था, डेटा डुप्लीकेट हो सकता था, या फिर डेटा में थेफ्ट हो सकता था। फिर एक पॉइंट कौन सा बोला हमने, प्राइवेसी से रिलेटेड इशू था, और एक था क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इशू। आउट ऑफ 15 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स तो हमारे बिल्कुल ही क्या लिखे हुए थे, सेम लिखे हुए थे। क्लियर। अब देखो और भी पॉइंट सेम लिखे हुए हैं। क्वालिटी इशू, कभी कभी क्या होता है, गुड्स दिखाते कुछ और है, आ कुछ और जाता है। मान के चलो मैंने एक ड्रेस परचेज करी थी ऑनलाइन, ठीक है। जब मैंने ड्रेस परचेज की तब उन्होंने फैब्रिक मुझे कुछ और बोला था उस ड्रेस का। क्लियर। लेकिन जब वो ओरिजिनली मेरे पास आया तो उसका फैब्रिक कुछ और था। तो क्वालिटी इश्यूज कई बार हो जाते हैं, जो चीज़ हम ऑनलाइन देखते हैं वो हमें डिलीवर कभी कभी नहीं हो पाता। कभी कभी कलर्स में इश्यू आ जाता है कि ऑनलाइन कलर कुछ और दिखाते हैं, ऑफलाइन डिलीवरी टाइम शेड ज़्यादा या शेड कम आ जाता है। तो एक पॉइंट कौन सा लिखा है, क्वालिटी इशू। क्वालिटी इशू में कौन सी चीज़ लिखी हुई है, देखो, द क्वालिटी इशू रेज्ड बाय द कस्टमर एज कि ओरिजिनल गुड डिफर कर रहा है उस गुड से जो आपने ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑनलाइन कुछ और दिखाया गया था और गुड्स डिलीवर होते वक्त वो कुछ और आ गए हैं। क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आपके नीचे भी लिखी हुई है। वो प्रॉब्लम कौन सी लिखी हुई है, हम 4-5 पॉइंट्स कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अभी कौन सी लिखी है यहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। व्हाट इज पायरेसी? पायरेसी मतलब डुप्लीकेट सामान आ जाना। मान के चलो मैंने एक जीन्स ऑर्डर करी है लिवाइस की या किसी भी चीज़ की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिवाइस की जीन्स नहीं आई, इसकी जगह कोई लोकल जीन्स पे लिवाइस का टैग लगा के दे दिया। या फिर मैंने ब्रांडेड वॉच ऑर्डर करी है, वो ब्रांडेड वॉच आने की जगह कैसी वॉच आ गई, कोई लोकल वॉच आती यहाँ पर आ गई है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नॉट बी प्रॉपरली या एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड जब वो किसके थ्रू होती है, आपकी ई कॉमर्स। बट इज इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया ट्रेड नेम वगैरह आपका या ब्रांड नेम वगैरह। जो ब्रांड नेम्स या ट्रेड नेम्स है उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है जब किसकी बात आ रही है, यहाँ पर ई कॉमर्स की बात आ रही है। क्लियर है ये वाली बात पूरी। अब देखो आगे चल के देखते हैं, 2 पॉइंट्स हमने किए, दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट क्या लिखे हुए थे, सेम। अब देखो और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, समझने की कोशिश करते हैं। अब एक पॉइंट लिखा है डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। कभी कभी गुड्स डिले हो जाते हैं, डिलीवर होने में डिले हो जाते हैं, और इसके हिडन कॉस्ट क्या, देखो हिडन कॉस्ट का 2 तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे। एक मानो गुड्स मुझे आज ही चाहिए थे एनी कॉस्ट, उन्होंने कहा था आज डिलीवर हो जाएंगे, बट ड्यू टू एनी रीजन गुड्स आज डिलीवर नहीं हुए, कल डिलीवर होंगे। तो शायद उस एक दिन की इमरजेंसी में आपको कुछ हिडन कॉस्ट बियर करनी पड़ गई हो। एक इन्होंने रीजन क्या दिया कि समटाइम्स गुड्स जो है ना आपके आउट ऑफ इंडिया से भी आ रहे होते हैं, तो उस केस में फॉरेन करेंसी अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको रिस्क बियर करना पड़ सकता है। तो कभी कभी पॉइंट्स इन्होंने क्या लिखा है कि ऑर्डर हम अनदर कंट्री करते हैं तो हिडन कॉस्ट उसमें कंपनी के थ्रू बियर करनी पड़ सकती है। क्लियर। फिर हमने पॉइंट कौन सा देखा है, अगला पॉइंट, नीड टू एक्सेस इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच। अगर इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, लैक ऑफ पर्सनल टच, आप चीज़ों को टच करके फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। हमने डिफरेंस में किया था स्टार्टिंग में ही। तो ई कॉमर्स को इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। एक और एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड हो गया है, और लैक ऑफ पर्सनल टच। 2 डिसएडवांटेज लिखे हैं एक साथ में। एक डिसएडवांटेज क्या लिखा है आपके पास में, नीड है किस चीज़ की आपको, इंटरनेट की, और दूसरा कौन सा लिखा है, लैक ऑफ पर्सनल टच। ये पॉइंट हमारा हो चुका है। अब अगला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल अवेलेबल होना, हाईवेज बनना, बिल्डिंग्स होना। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं बोल दूं कि मैं किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर रहती हूँ और मैं ऑनलाइन, इंटरनेट तो चलता है मेरे वहां पे, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती हूँ, तो क्या बैकवर्ड एरिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग करना पॉसिबल है?
यहाँ पे डिलीवर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो ग्रेटर नीड, आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, बट रोड्स रेलवे तो चाहिए सब्सटेंशियल, क्योंकि इसके बिना तो डिलीवरी होगी ही नहीं। तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत ही बड़ा चैलेंज है ये आपका। देयर इज ग्रेटर नीड नॉट ओनली ऑफ, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंटरनेट ही नहीं चाहिए, बल्कि साथ ही साथ रोड्स और रेलवेज भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका पॉइंट कि इंटरनेट मतलब आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी फोकस, मतलब रोड्स और रेलवेज पर भी फोकस करना पड़ेगा, इसके बिना गुड्स डिलीवर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब देखो अगले पॉइंट्स कौन से लिखे हैं। प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, क्या है इस वर्ड का मतलब, आइडेंटिटी। अब देखो ये प्रॉब्लम क्यों है, जब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, मान के चलो XYZ पर्सन की नाम की मैंने आईडी बना दी, ठीक है, और अब मैंने गुड्स भी ऑर्डर कर दिए उसी के घर पे, पर XYZ को तो पता ही नहीं, तो आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट तो यूजर को आप कर ही नहीं सकते कि कोई भी पर्सन दुनिया के किसी भी कोने से गुड परचेज कर सकता है। आपको क्या पता, आपने उस पर्सन का फेस ही नहीं देखा जो गुड्स ऑर्डर करवा रहा है। तो देयर इज अ नीड, जरूरत है कि आप आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट कर सको यूजर को। अब तो इस प्रॉब्लम की वजह से और प्रॉब्लम्स है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनायल का मतलब क्या है, पॉसिबल है आपका, तो दोनों तरफ से पॉसिबल है। कुछ केसेस के अंदर कस्टमर मना कर देता है, गुड्स आगे प्रोसेस होने के बाद हमें भी पता है, और कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा कस्टमर मना नहीं कर रहा पर ट्रेडर ने ही गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया ड्यू टू एनी रीजन। तो रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है आपका, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन मतलब होता है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एंड से मना हो सकता है, या तो ट्रेडिंग पार्टनर ने मना कर दिया गुड्स देने से, या कस्टमर ने मना कर दिया, दोनों ही केसेस में लॉस यहाँ पे होते ही होते हैं। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सच में कैसे हुई है हमें नहीं पता, क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रोड्यूस हुए हैं, तो ऑथेंटिकेट करने का, क्रॉस चेक करने का कोई भी तरीका नहीं है। हमें तो हर बायर जेन्युइन बायर ही इसके अंदर लगेगा। और पॉइंट्स देखो इसमें कौन कौन से लिखे हुए हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं। तो अगर डिनायल ऑफ सर्विस, वही बात, रेपुडिएशन वाले पॉइंट को रिपीट कर दिया इन्होंने। कभी कभी कस्टमर्स ही मना कर देते हैं कि गुड्स हमें परचेज नहीं करने हैं, या कस्टमर मना नहीं कर रहे हैं तो कभी कभी कंपनी वाले ही मना कर देते हैं, क्योंकि आपका कभी कभी सिस्टम पे वायरस वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिनायल हो जाता है। सर्विसेज टू दी कस्टमर मे बी डिनाइड, डिनायल ऑफ सर्विस, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट मांग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने गए, फ्लिपकार्ट को आप ऑन करने की कोशिश करो, नहीं ऑन हो पा रहा, या फिर आपका सर्वर इतना बिजी चल रहा है कि आपके पास ईमेल ही नहीं आया गुड्स ऑर्डर करने का, तो कभी कभी डिनायल ऑफ सर्विस हो सकता है, या तो वायरस की वजह से, या फिर ईमेल बॉम्ब्स, ये सब अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, वही बात, ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हो। रिपीटेशन देख रहे हो ना कितना ज़्यादा है टॉपिक्स के अंदर। 15 में से अगर मैं जेन्युइनली देखने लगूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हद से हद, बाकी तो सब रिपीटेशन ही दे रखा है पॉइंट्स का। तो कौन सा लिखा हुआ है इसमें, नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है तो रिकॉग्नाइज करने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल signature may not be recognized as evidence in the court of law. डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? कभी तुमने ये देखा है कि पेन ड्राइव के अंदर साइन होते हैं, स्टोर। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, पहले क्या होता था, पहले अगर मैं कोई ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो अगर मुझे उस पर साइन करना है तो हम क्या करते थे, पहले डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते थे, प्रिंट आउट निकालते थे, साइन करते थे, स्कैन करते थे, फिर अपलोड करते थे, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। और अगर उससे भी पहले वाले टाइम में जाए तो ऑनलाइन कुछ अपडेट होता ही नहीं था, सारा काम ऑफलाइन ही होता था। हम लोग खुद जाके डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करवा के आते थे।
पर आज के टाइम पे क्या पॉसिबल हो गया है, आज के टाइम पे अगर आपको काम परफॉर्म करना है तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करना अब हमको कि पहले उसे डाउनलोड करो, फिर प्रिंट आउट निकालो, साइन करो, स्कैन करो, अपलोड करो। अब आपको डायरेक्टली अपना साइन, उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। हम अपने साइन को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही हम लोगों को क्या करना होता है, अपना किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन अटेस्ट करना है, तो मैं उस पेन ड्राइव को अटैच करूंगी सिस्टम के साथ में, और वहां से मैं उस डॉक्यूमेंट पे अपना साइन अटेस्ट कर दूंगी। तो मेरा प्रोसीजर इतना बड़े से क्या हो गया, छोटा सा हो गया। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आ गए हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी भी इनको एविडेंस नहीं माना है। तो किसी भी तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, ये जितने भी आपके ऑनलाइन इनवॉइसेस बने हुए हैं ना, ये भी आपके एक तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली तो कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने कहा था कि मैंने ही XYZ की फेक आईडी बना दी है, ट्रू। तो ना तो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और ना ही आपके डिजिटल सिग्नेचर आपके कोर्ट में क्या माने जाते हैं, एविडेंस माने जाते हैं। इसी वजह से क्लास हमारे पास है लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स। व्हाट इज ऑडिट ट्रेल्स? ऑडिट ट्रेल्स का मतलब होता है ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट करते वक्त एविडेंसेस ही नहीं है। जब ऑनलाइन कंपनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, डिजिटल सिग्नेचर को एविडेंस मानने से ही मना कर रखा है, तो मेरे पास में ऑडिट करते वक्त भी एविडेंसेस नहीं है। ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा है, ऑनलाइन, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को आप टैम्पर्ड इजीली कर सकते हो। टैम्पर्ड का मतलब चेंज करना या मैनिपुलेट करना। मैंने सामान ऑर्डर किया और वो गुड्स जो मैंने ऑर्डर किए वो मैंने किसी और के नाम पे ऑर्डर कर दिए, तो मैं उसको चेंज या मैनिपुलेट बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकती हूँ। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, वो तो हमने कर ही लिया। अब चलो जरा एक बार फिर से हम देखते हैं हमने कौन कौन से डिसएडवांटेजेस इसके अंदर स्टडी किए थे। तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस स्टडी किए हैं या कौन कौन से रिस्क स्टडी किए हैं। पहला पॉइंट हमने क्या कहा था इसके अंदर, आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी। आपका डेटा बिल्कुल भी प्राइवेट या सिक्योरिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। अगला पॉइंट क्या था आपका, क्वालिटी इश्यू। कभी कभी गुड्स जो हमारे सामने आते हैं वो जो हमने ऑर्डर किया है उससे डिफरेंट होता है, मतलब ओरिजिनल गुड डिफर है आपका जो गुड्स आपने ऑर्डर किए थे। फिर डिले इन गुड्स एंड द हिडन कॉस्ट। इसके अंदर क्या है, अगर गुड्स की डिलीवरी लेट हो गई है तो आपको हिडन कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाया, अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स आ रहे हैं तो हिडन कॉस्ट आ सकती है। एग्जाम्पल है हिडन कॉस्ट का, करेंसी के रेट के अंदर क्या होना, फ्लक्चुएशंस होना। अगला पॉइंट, नीड टू एक्सेस इंटरनेट, पहला डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज, लैक ऑफ पर्सनल टच। इंटरनेट के बिना कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता और ना ही आप किसी चीज़ को फिजिकली इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट कौन सा लिखा था, सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज। चांसेस है कि थेफ्ट हो सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड या सिक्योरिटी की डिटेल्स भी। फिर अगला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की ही ज़रूरत नहीं है, नॉट ओनली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंटरनेट की ही ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि साथ में आपको रोड्स और रेलवेज भी चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये आज के टाइम पर। फिर अगला पॉइंट आगे देखते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। किसी भी यूजर को आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे करने की जरूरत है, देयर इज नीड टू डू दिस थिंग। अगला पॉइंट लिखे रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब हमने क्या कहा था, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि कस्टमर या फिर आपका ट्रेडिंग पार्टनर दोनों में से कोई भी गुड्स को परचेज करने के बाद मना कर दे कि हमने तो ये चीज़ डिलीवर करने के लिए कहा ही नहीं था। फिर अगला पॉइंट कौन सा लिखा है इसमें आपका, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट मतलब क्रॉस चेक तो कर ही नहीं सकते हो कि कोई भी पर्सन किसी भी की आईडी से डेटा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवा सकता था। अगला पॉइंट क्या था, डेटा लॉस, थेफ्ट और डुप्लीकेशन। इसमें पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है कि डेटा आपका इजीली लॉस हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, टैम्परिंग उसके अंदर हो सकती थी। आगे देखते हैं लास्ट के 5 पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। अटैक फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स वहीं अटैक करेंगे जहां पे डेटा क्या होगा, मेरा वनरेबल होगा।
डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर देना, या तो सिस्टम वायरस से अफेक्टेड है या कोई आपकी प्रॉब्लम दूसरी इसके अंदर भी हो सकती है। नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, डिजिटल सिग्नेचर को एविडेंस माना ही नहीं गया है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी वजह से मेरे पास लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स है। ट्रेल्स मतलब क्या होता है? एविडेंसेस होना। एविडेंसेस है ही नहीं, क्योंकि आपका सारा काम ऑनलाइन परफॉर्म हो रहा है, तो और ऑनलाइन डेटा कोई भी इजीली चेंज कर सकता है। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है इसको, कि हमने इन चीज़ों को एविडेंस माना ही नहीं। और लैक ऑफ प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ब्रांड्स को और जो आपके सिंबल्स या लोगोज होते हैं इनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जा पाता है जब आप किसके थ्रू काम कर रहे हो, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के थ्रू काम परफॉर्म कर रहे हो। तो आज की क्लास में हमने जितने भी टॉपिक्स को स्टडी किया है इनको थॉरली फिट से पढ़ के आना। मैं आपको हर क्लास में एक ही बात बोलती हूँ कि सभी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करके आना। जितना साथ साथ पढ़ोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। ओके क्लास, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। बाय।